क्वेश्चन बना रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो इट्स लाइक सत्संग की आप सत्संग में जा रहे हो और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसका बहुत जेनरिक क्वेश्चन है यार, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर क्या होगा सर? आई डोंट नो, पता नहीं सर क्या बोलते हैं, मुझे भी सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा ये क्या सर कहते हैं, बट बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक करो टेक्निकली कि कोई पर्टिकुलर कोर्स पता करना है कि CFA क्या है, FRM क्या है, ये सब चीजें उनसे पूछो। आपको क्या लगता है फ्यूचर में स्कोप कितना है बीकॉम का, इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ये कुछ लिखे हैं क्या क्वेश्चंस आपने? हाँ सर, बहुत सारे लिखे, तब तो जाके 17 हुए हैं, नहीं तो हाँ किसी ने भेजे ही नहीं थे क्वेश्चन, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस थे। चलो 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो आप लिखो। पहले तो ये पूछना बीकॉम का क्या स्कोप है फ्यूचर में। सर ये लिख लिया। लिख लिया। डू यू थिंक चेंजेस होने चाहिए करिकुलम में, IT का पार्ट आना चाहिए, ये उनसे पूछना। IT कितना आना चाहिए, IT का मतलब लीस्ट इंटरेक्शन है मेरे ख्याल से IT का। IT के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता बीकॉम में, एक्सेप्ट ऑन कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग ब्राउजर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सब यही सब आता है ना आपका। यस सर। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और एक कोर्स होता है MSc की, BSc MSc इन फाइनेंस। BSc फाइनेंस क्या होता है ये पता करना, मुझे उसका कुछ बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, आप ये पूछ सकते हो उनसे, ही विल बी द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। BSc फाइनेंस पता करना, ठीक है। 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर वही कराती हैं, या इंस्टीट्यूट बोलूंगा मैं, एक IIT मद्रास में आई थिंक, या फिर मुंबई की कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है जमनालाल बजाज है, आई डोंट रिमेंबर। ये आप पूछ सकते हो। और एरियाज के बारे में स्पेशली पूछना, फाइनेंस, HR, OB, किस एरिया में क्या अट्रैक्शंस हैं बेसिकली, कौन सा एरिया किसके लिए ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको सूट कर सकता है कोई एरिया। जैसे यूजुअली कहा जाता है लड़कियां HR प्रेफर करती हैं, आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इसके अंदर, लड़के फाइनेंस प्रेफर करते हैं। कुछ कहना है इसका आप, इसके ऊपर आपका? यहाँ पे सैंपल मेरे सामने है, पॉपुलेशन पूरी लड़कियों की, तो अच्छा रहेगा आइडिया लेना यहाँ से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? HR अच्छा लगता है कि मार्केटिंग? सर मार्केटिंग। मार्केटिंग है ना, सर तो यार। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा होता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट पसंद है किसी को यहाँ पे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं? फाइनेंस कोर एरिया? सर ऑपरेशनल मैनेजमेंट में होता क्या है? ये भी क्वेश्चन लिख लो ये क्वेश्चन काजल का आ गया है। तो मैं यही बोल रहा था आपको, जब आपके पास डिलीवर होगा ना लेक्चर उनका, तो आपको क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। अभी आप ये क्वेश्चन डाल सकते हो कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है। ये पिक कर रहा है DU में, इसका पूरा एक अलग से पूरा का डिपार्टमेंट बना हुआ है, पहले नहीं था शायद ये, पहले डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर था ये, अब ये सेपरेट बन गया है। एक कोर्स होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, 10-15 लेवल होते हैं मैथमेटिक्स में उसके, वो क्लियर करने पड़ते हैं, 15 एग्जाम्स, बहुत ही लुक्रेटिव होता है वो, नाम भूल रहा हूँ। एक्चुअल साइंस, ठीक है, एक्चुअल साइंस का पता करना, उसको पूछ लेना। जो आपको डिटेल ऑनलाइन नहीं मिल सकती ना, वो आप ट्राई करो कि आप उनसे लो, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है काफी साल का, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने हैंडल किए हुए हैं, और उनके स्टूडेंट्स मोस्टली अच्छी पोजीशंस पे गए हैं, काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए हैं। तो उनसे आप ना इनसाइट्स पूछ सकते हो कि असली में कॉर्पोरेट लाइफ होती कैसी है, ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। राइट इट डाउन रश्मि। रश्मि, यस सर। ये भी क्वेश्चन लिख लेना, कॉर्पोरेट लाइफ एक्चुअली में कैसी होती है, कितनी एथिकल होती है, क्योंकि एथिकल प्रॉब्लम इश्यूज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस किस में, एकेडमिक्स में स्ट्रेस है, एकेडमिक्स कैसा रहेगा अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो, या उनकी जर्नी पूछ सकते हो आप एज अ टीचर, उनकी जर्नी क्या रही है, ठीक है। कई लोग रिपेंट करते हैं कि वो गलत फील्ड में आ गए, कई लोग कहते हैं नहीं अच्छी फील्ड है, तो आपको वो सब पर्सपेक्टिव उनके मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे जॉब्स एंड प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो वो भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल का सेशन बड़ा अच्छा रहेगा, मैं
आई एम रियली अनफॉर्चुनेट कि मैं नहीं कर पाऊंगा उसको अटेंड। तो मेरे को हाईलाइट्स बता देना सब लोग, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। कल हमने बात की थी कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। क्या होती है जॉब कॉस्टिंग, किन कंपनीज के लिए होती है बेसिकली, प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज की कस्टमाइज। इंटरैक्टिव बनाओ इसको। मैं तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए तो आपका यूनिट कॉस्टिंग होता है। जब आपको अपने मन मुताबिक चीज चाहिए होती है ना, तो आप जॉब कॉस्टिंग की तरफ जाते हो। एक कंपनी हजार तरह की जॉब्स को फेस करती है। जॉब्स इन द सेंस प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ये। जॉब कंपनी के पर्सपेक्टिव से जॉब बोलते हैं, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला जॉब नहीं है। तो कई बार आपको इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह का काम आता है ना कंपनी का, तो वो कंपनी क्या बोलती है, हमारे पास जॉब्स आई हैं, हमारे पास एक हॉस्पिटल की जॉब आई है, इंटीरियर डेकोरेशन करनी है या इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है। तो जॉब बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज्ड होती है और कस्टमर के अकॉर्डिंग चलते हैं वहाँ पे हम लोग, क्योंकि हर जॉब हर काम अलग तरीके से होता है, अलग मटेरियल यूज होता है उसमें, और कई बार तो कुछ मटेरियल यूज होता है कुछ नहीं भी होता। तो उसको हम जॉब्स में कैटेगराइज करते हैं और जॉब की ही कॉस्टिंग निकालते हैं कि जॉब नंबर 1 में कितना कॉस्ट आया, जॉब नंबर 15 में कितना कॉस्ट आया। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती कोई। यहाँ पे तो आप मोस्टली कॉम्बिनेशन दे रहे होते हो सर्विसेज का और गुड्स का, या फिर आप प्योर सर्विसेज दे रहे होते हो। प्योर सर्विसेज का काम क्या हो सकता है, अगर एक सैलून में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जो सर्विसेज मिलती हैं, गुड्स मिलते हैं सर्विसेज मिलती हैं, क्या मिलता है, सर सर्विस। प्राइमरीली सर्विस मिलती है। अगर आपने फेशियल कराया तो क्या मिलता है, गुड सर्विसेज, सर तब भी तो सर्विस ही मिलती है। ये दोनों मिलते हैं। सर दोनों सर सर्विस ही तो मिलती है। प्रोडक्ट भी सर प्रोडक्ट भी यूज होता है फेशियल कराते हैं तो। प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, वो भी आपके पास कंजम्पशन आप ही कर रहे हो। कटिंग के अंदर आप कह सकते हो सर्विसेज होती है, सर वो तो कुछ मिलता टोटल नहीं, सर्विस है। वो टोटल सर्विस है। तो आप ना कैटेगराइज कर सकते हो जॉब कॉस्टिंग को भी प्योर सर्विस में और मिक्सचर में। अगर आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहां पे क्या मिलता है आपको, सर दोनों। दोनों। हल्दीराम जाते हैं तो क्या मिलता है, सर गुड्स से मिलती है। तो सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है वहां पे, राइट। यस सर, डोमिनोज वगैरह में ज्यादातर। तो आप ये देखोगे कि सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स पे वैट लगता था पहले, अब तो कंबाइंड जीएसटी आ गया। तो कुछ रेस्टोरेंट्स ना आपको मिल दिखता था सेल्फ सर्विस है वहाँ पे। तो अगर आपने कभी सेल्फ सर्विस में खाना खाया हो, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैट का बिल आता था, वैट टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स नहीं लगता था। और क्यों नहीं लगता था, सर्विस टैक्स क्यों नहीं लगता था वहाँ पे हल्दीराम जैसी जगह पे, आइडिया लगाओ। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दो। हल्दीराम एक सेल्फ सर्विस एरिया है, वहाँ पे आपको खुद अपना खाना लेके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे ना वैट आपको पे करना पड़ता था, जो गुड्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं गुड्स खरीदने पे, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं लगता था वहाँ पे सर बिकॉज सर्विस दे नहीं रहे हैं इसलिए। एक्चुअली। तो सर्विस अगर नहीं दे रहे तो वहाँ पे टैक्स भी नहीं लगता, करेक्ट। तो इस पे भी क्रिटिकिंग बहुत सारी हो चुकी है कि अगर आप बैठ के खाने की जगह दे रहे हो बैठने के लिए, तो वो भी सर्विस का पार्ट होती है, ऐसा यूजुअली कहा जाता है। लेकिन टैक्सेशन के पर्पज से उसको अवॉइड किया गया है, ठीक है। अगर एसी लगा दोगे तो शायद आ जाए उसके परव्यू में, पर वहाँ पे भी लगा रहता था। तो डिपेंड करता है ये बहुत, इस पे काफ़ी क्रिटिकिंग हुई है, जिसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर टेक अवे स्टोर्स भी होते हैं, ये देखिए आपने टेक अवे स्टोर्स, टेक अवे मतलब उठाओ और ले जाओ घर, बैठने की जगह नहीं होती वहाँ पे। ड्राइव थ्रू बोलते हैं कई जगह, तो जब आप एक्सप्रेस वे पे होते हो तो वहाँ पे भी बैठने की जगह नहीं होती है, गाड़ी में ही खा लो अपनी, तो वहाँ पे भी वैट लगता था। जॉब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। जॉब के अंदर हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग है। रेस्टोरेंट्स को मैं जॉब कॉस्टिंग के अंदर नहीं ला सकता, रीज़न भी कि वहाँ पे कई बार आइडेंटिकल चीज़ें काफ़ी लोगों को जाती हैं। क्या रेस्टोरेंट को हम जॉब कॉस्टिंग बोल सकते हैं, हर कस्टमर तो कुछ अलग ही मांग रहा है।
ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन करेगा आंसर? क्या हम रेस्टोरेंट्स में खाने को जो सर्व करते हैं, क्या रेस्टोरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जॉब कॉस्टिंग बोलेंगे उसे? ये जॉब आई है हमारे पास, एक भटूरे लेके आने हैं और 2 लस्सी, तो ये जॉब कॉस्टिंग में आएगा क्या? सर रेस्टोरेंट सर आ भी सकता है, हर कोई सर बड़ा होना तो restaurant- चाहिए। सर देखिए प्रोडक्ट ना हर कोई अलग मांग रहा है, लेकिन सब अलग नहीं मांग रहे हैं। एक वैरायटी रखी हुई है आपने स्पेसिफिक, राइट? ऐसे ही तो है ना, यार कस्टमर अलग ही लेके जाएगा, प्रोडक्ट तो सेम है। अगर मिस्टर ए ने छोले भटूरे ऑर्डर किए और मिस्टर बी ने किए, तो दोनों को अलग अलग मिलेंगे क्या, सेम ही मिलेगा? सेम ही मिलेगा सेम मिलेगा। कि उसके अलग थोड़ा होंगे, कुछ डेकोरेटिव आइटम थोड़ा होगा। तो वहाँ पे हम जॉब कॉस्टिंग नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का काम मिलता है, फर्नीचर मेकिंग का काम है, तो कैसा होगा ये काम? क्या फर्नीचर सबके घरों में एक ही तरह का जाएगा? नो सर। ओके, फिर फर्नीचर ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, तो क्या जॉब कॉस्टिंग होता है? फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो जॉब कॉस्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि कस्टमाइज तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 10 तरह के सोफे ले आए हो और उनको ही बेचते रहते हो, हर बार वही रीऑर्डर करते हो, वही बेचते हो, नहीं तो क्या फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा? तो काम क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपको जॉब कॉस्टिंग वहाँ लगानी है जहाँ पे हर जॉब अलग नेचर की होती है, हर जॉब पे अलग एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पे आप जॉब कॉस्टिंग को यूज करते हैं। जॉब कॉस्टिंग में जैसे मैंने सिंगल कॉस्टिंग में बताया आपको कि पुराना डेटा दे रखा होता है आपको, आपके पास एक ऑर्डर आता है, कस्टमर आपसे पूछता है कि ये जो ऑर्डर है मेरा, ये कितने का पड़ेगा मुझे, तो आप पास्ट डेटा यूज करके उसको ऑर्डर का प्राइस बता देते हो। ऐसी जॉब कॉस्टिंग के अंदर भी आप प्रोजेक्शन करते हो, एस्टिमेट लगाते हो। अगर कोई नई जॉब आती है तो आप बता सकते हो कि नई जॉब में कितना खर्चा आएगा, बेस्ड ऑन डिफरेंट जॉब्स दैट यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, उसके बेसिस पे हो जाता है। मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन कराया भी था शायद कल। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, वही सब चीजें होती है। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और फिर ओवरहेड्स शुरू हो जाते हैं। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है पहला? डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंसेस को प्राइम प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ये ओवरहेड्स शुरू हो जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, फिर एडमिन ओवरहेड्स आते हैं, फिर सेल्स के एक्सपेंडिचर होता है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, फिर प्रॉफिट, एंड देन फाइनली दी सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट शीट ही एक तरह से, कोई चेंजेस नहीं है। टॉप कॉस्टिंग रिलेटिवली थोड़ी सी महंगी पड़ती है यूनिट कॉस्टिंग से। रीजन बीइंग, यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आपको ना डेटा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एक प्रोडक्ट के बारे में इकट्ठा करना होता है, और उसमें अगर यूनिट्स 2 लाख बनती हैं, 10 लाख यूनिट बनती हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जॉब बहुत सारी आती है, तो हर जॉब का एक अलग से एनालिसिस करना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग कौन सा ज़्यादा है, यूनिट कॉस्टिंग की जॉब कॉस्टिंग? बताओ। जॉब कॉस्टिंग। करेक्ट, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और डेटा कलेक्ट करने के अंदर कुछ कॉस्ट भी आती है, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव भी मानी जाती है। अच्छा, क्या ये जॉब कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है सब कंपनीज के लिए सूटेबल है जो जॉब करती हैं, जॉब्स प्रोवाइड करती हैं? बताओ, क्या हर कंपनी को कर लेना चाहिए या बड़ी कंपनी को ही करना चाहिए? बताओ। सब बड़ी कंपनी को करना चाहिए आई थिंक। करेक्ट है। छोटी कंपनी अगर इस तरह की कॉस्टिंग करने लगी तो वो लॉसेस में चली जाएगी। अगर एक छोटा किराना स्टोर वाला 2-3 बंदे बिठा लेगा ना, कॉस्टिंग देखते रहो, कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली जाएगी उसकी, तो वो ही वुड स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। तो आपको जब भी कुछ इम्प्लीमेंट करते हो सिस्टम आप, तो उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट होती है। अगर उस कॉस्ट से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और ये कौन सी थ्योरी है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं इसको। और बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, तराजू पे तोलना है, बेनिफिट ज़्यादा है कि कॉस्ट ज़्यादा है,
जो भी आउटवे करता है उसको आप रेफर करेंगे। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो गो फॉर द डील, उसको इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज मत करो, कंपनी के लिए नुकसान में रहेगा। फिर डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में फ़र्क पता है ये क्या होता है? आप कंपनीज के नाम देख के आप बता दोगे। कुछ केमिकल ड्रग इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑयल रिफाइनिंग होती हैं, फूड प्रोसेसिंग होती हैं, ये कंपनीज को हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर लेके आते हैं। मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ ताकि आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ। कई बार कुछ चीजें मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू होते हुए बनती हैं और कुछ चीज किसी किसी चीज पे प्रोसेस को स्किप करना होता है। आई डोंट थिंक ये एग्जांपल ठीक होगा, लेकिन एक पिज्जा का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जब आप पिज्जा मंगवाते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? क्रस्ट वाला पिज्जा होता है ना, चीज बर्स्ट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक वाइट ब्रेड बेस्ड होता है, ब्राउन ब्रेड, बहुत वैरायटी हो सकती है। उसके बाद टॉपिंग्स आ जाते हैं, टॉपिंग्स भी आते हैं ना, एक आता है चीज वाला, फिर आता है कॉर्न वाला, फिर कैप्सिकम, फिर एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ अनियन सर। अनियन। हाँ, इनका मल्टीपल में कॉम्बिनेशन भी आता है, वेज पिज्जा, वेज टॉपिंग्स। और क्या होता है? और वेज नॉन वेज भी आता है उसमें, चिकन, वेज सैंडविच। तो इस तरह का चीजें आती हैं। क्या ये प्रोसेस नहीं है अपने आप में? ये जितनी भी चीजें अपने आप में प्रोसेस है, जो मैं बता रहा हूँ, टॉपिंग डालना वगैरह। तो हर पिज्जा इन सब प्रोसेस से होके गुजरे क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है ना। नो सर। ये प्रोसेस वन हो गया। इसी तरह से प्रोसेस 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पॉसिबली क्या होता है? एक नॉर्मल पिज्जा आपने कॉम्बिनेशन लिया 1, उसमें आपने चीज क्रस्ट बना दिया, उसको चीज बर्स्ट बना दिया 2, और इनमें से एक कॉम्बिनेशन ले लिया 3। तो यहाँ पे ये भी प्रोसेस है, ये भी अपने आप में प्रोसेस है सब। जॉब कॉस्टिंग ना प्रोसेस कॉस्टिंग काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन जॉब कॉस्टिंग के अंदर वैरायटी आपको ज्यादा मिलेगी, बल्कि जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उन्हीं में से कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं आपको। ये जो आपको सामने एग्जांपल दिख रहा है, ये जॉब कॉस्टिंग के लिए सूटेबल है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए? सर जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस प्रोसेस माय डियर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसी में से आपको कुछ ना कुछ सिलेक्शन करना है। अगर आप यहाँ पे वड़ा पाव मांगोगे तो क्या मिलेगा? क्या नो सर। नो सर। इडली भी नहीं मिलेगी इधर डोमिनोज पे, है ना। तो मैं जॉब कॉस्टिंग उसे कह रहा हूँ जहाँ पे कंप्लीटली रिक्वायरमेंट कस्टमर की देखी जाती है। कंप्लीट रिक्वायरमेंट बिल्कुल कस्टमाइज होता है A to Z, उसको तो हम जॉब कॉस्टिंग के अंदर डालते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उस ऑप्शंस में से आपको सिलेक्शन करने होते हैं। आप ऐसे सिलेक्शन करते हो कि आपकी कस्टमाइजेशन तो होता है, लेकिन कंप्लीट कस्टमाइजेशन नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि आप जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रहे हो वो बहुत ही लिमिटेड है, 50, 100, 200 कितने भी हो। अगर लिमिट है ऑप्शंस में तो देन इट विल बी कॉल्ड प्रोसेस कॉस्ट, दैट इट विल कम अंडर प्रोसेस कॉस्ट। इसमें क्लैरिटी है? डाउट इसमें? बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में।
चलिए फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक तो ओपन सब न्यूमेरिकल्स। प्रोसेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। जॉब कॉस्टिंग मतलब कंप्लीट कस्टमाइजेशन प्रोसेस में आपको पार्शियल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है एंड दैट टू विद इन द गिवन ऑप्शंस। मैंने आपको जॉब कॉस्टिंग के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे थे पहले, एक क्लास में कराया गया डिस्कस। करना कुछ नहीं है, सिंपल ऑर्डर को यूनिट कॉस्टिंग में जैसे आप डिटेल्स निकालते थे वैसे का वैसे ही करना है। बस यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे एक जॉब के ऊपर निकलेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में मल्टीपल प्रोसेस को इंक्लूड करके बनेगा। ओके, तो जॉब कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन किया था हमने वाला क्लास में। जॉब नंबर 28 है, इसका करा था क्वेश्चन। चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं किया तो। कह रहे हैं एक कंपनी है जय इंजीनियरिंग लिमिटेड, जय इंजीनियरिंग वर्क्स। कहाँ की कंपनी लग रही है सुन के? इंडिया की है बाहर की है? सर इंडिया की लग रही है। सर इंडिया की ऑब्वियसली। इंडिया की लग रही है। अच्छा, एक कंपनी है भी या नहीं है ये बताओ पढ़ के। सर ये शॉप भी हो सकती है, ये एंटिटी भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकता है, लेकिन ये कंपनी नहीं है। अगर ये कंपनी होती तो क्या लिखा होता है इसमें? सीईओ करके लिखा कंपनी हुआ प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वगैरह। लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट अच्छा, लिमिटेड। तो क्योंकि कंपलसरी लिखना है। क्या ऐसी कोई कंपनी है जिसके मतलब अगर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा तो क्या वो कंपनी हो सकती है? कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके नाम के पीछे लिमिटेड ना हो लेकिन वो कंपनी हो? ऐसा पॉसिबल है? यस सर, हो सकती है। कब हो सकती है? ओपीसी में शायद ऐसा ही होता है। ओपीसी में? हाँ, 1% कंपनी। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ साथ साथ। सर करो करो। मैंने खुद नहीं पता मुझे। सर मैंने गैस लगाया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा पढ़ा था कि उसके पीछे ना ओपीसी लिखा होता है। ओपीसी तो लिखा होता है पर लिमिटेड भी होता है। देखो, लिमिटेड लिखा होता है। हाँ सर। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब क्या होता है? आपको आंसर आ जाएगा, बताओ जल्दी। क्या हर कंपनी लिमिटेड होती है क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय लॉस, लिमिटेड कंपनीज का क्या मतलब होता है? सर लिमिट का मतलब तो हो गया एक सीमा तय कर देना। करेक्ट। तो कंपनी के अंदर क्या यूएसपी है? यहाँ पे कंपनी ना जितना भी स्टेक आपका है कंपनी में, अगर आपने 100 रुपए कंपनी में डाले हैं शेयर में और आपका नुकसान 200 रुपए हो गया तो आपको घर से नहीं देना, जितना आप दे के आए हो उतना ही आपको लॉस होगा। कंपनी जब भी बिकेगी, कंपनी के एसेट्स बिकते हैं, उसके डायरेक्टर के या प्रमोटर के एसेट्स कभी नहीं बिकते, जिसको हम बोलते थे सेपरेट एंटिटी। ओनर की एंटिटी अलग होती है और कंपनी की एंटिटी अलग होती है। पढ़ा था ये? यस सर। यस सर। तो लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जहाँ पे लॉस लिमिटेड होता है, और अनलिमिटेड कौन सी होती हैं? जहाँ पे आप अगर स्टेक होल्डर्स को पैसे चाहिए नहीं मिले ना तो वो कंपनी के ओनर का घर भी बेच देंगे, पर्सनल घर भी, लेकिन पैसे चाहिए। प्रोप्राइटरशिप के अंदर यही होता है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, आपके घर के एसेट्स तक बिक सकते हैं अगर आप लॉस में ज़्यादा जाते हो तो। ये नहीं कि जितना पैसा डाला उतना ही जाएगा, कुछ भी जा सकता है आपका, तो वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जो कंपनीज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉलो करती है ना, उनका नाम हो सकता है कि जय इंजीनियरिंग वर्क्स करके हो, लिमिटेड ना लिखा हो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी होगी अगर होगी तो, या फिर एनपीओ होगी। सेक्शन 8 कंपनी बोलते थे 1956 के अकॉर्डिंग शायद, और अब सेक्शन 11 बोलते हैं या उल्टा ऐसा कुछ है। सेक्शन 8 अब बोलते हैं मेरे ख्याल से। 1% कंपनीज तो लिमिटेड, क्या ओपीसी लिमिटेड ही होगी या अनलिमिटेड भी हो सकती है? सर दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है, लेकिन चांसेस यही है कि लिमिटेड ही करेगा कोई भी इंसान। अगर अनलिमिटेड ही करना होता तो वो प्रोप्राइटरशिप में तो था ही पहले। पॉसिबिलिटीज दोनों है।
फिर एक सेक्शन 8 कंपनी होती है, इसके बारे में सुना है किसी ने? जितने भी स्कूल हाँ कॉलेज होते हैं ना, सर, ये होती वो है सेक्शन 8 एनजीओ एनपीओस वगैरह। करेक्ट। इनको जरूरत नहीं होती पीछे लिखने की, लिमिटेड लाइबिलिटी, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इंडिया की कंपनी है, जॉब नंबर 28, इनका 28 नंबर जॉब है। उसकी कॉस्टिंग देखना चाह रहे हैं कितना कॉस्ट लगा। तो उस जॉब के अंदर इतने का सामान लग चुका है 3450 रुपीज का। और ये जो जॉब है, ये जो कमोडिटीज में बन रही है, ये 3 डिपार्टमेंट से होके गुजरी है, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। डिपार्टमेंट ए में इस प्रोडक्ट के ऊपर 60 आवर्स स्पेंड किए गए हैं। डिपार्टमेंट बी ने 40 घंटे इसके ऊपर लगाए, इसी आइटम के ऊपर, सामान के ऊपर। और फिर डिपार्टमेंट सी में गया, वहां पे 20 आवर्स इसके ऊपर स्पेंड किए गए। ठीक, अभी क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है एक तरह से, कुछ ना कुछ प्रोसेस इनके ऊपर किया गया है ए, बी और सी में, ताकि इसका वैल्यू एडिशन हो। तो यहाँ पे आपको प्राइस बताना है कि वेजेस के प्राइस क्या होंगे। डिपार्टमेंट ए के लोग 60 घंटे काम करते हैं तो 3 रुपए के हिसाब से पैसे लेते हैं। डिपार्टमेंट ए के लेबरर्स ने कितना पैसा लिया होगा? 180। 180। डिपार्टमेंट बी वाले 40 घंटे काम करते हैं तो 2 रुपए लेते हैं, 80। 80। और ये 20 रुपए, 20 घंटे काम करते सर हैं, ये कर 4 लिया रुपए। था क्वेश्चन शायद। कर लिया था, हाँ कर लिया था। चलो इसको दोबारा, हाफ तो हो गया, दोबारा हम भी कर ही लेते हैं। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को बात ये लग रही है, क्या आप इस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ बता सकते हो कि डिपार्टमेंट ए, बी और सी में से सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट कौन सा है? या स्किल्ड लेबर का है, अनस्किल्ड का है, या क्वालिटी लेबर किधर है? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लेबर कहाँ पे है? सर डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी। उसके बाद बी। बी नहीं, बी नहीं है, बी तो 2 रुपए पर आवर जा रहा है वहां, तो ओ सॉरी, 3 है। 3 पर आ रहा है ना। तो डिपार्टमेंट ए के जो डिपार्टमेंट वर्कर्स हैं वो बेटर और क्वालिफाइड में भी होंगे, या उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी का जब डेटा दे रखा होता है ना आपको, आप डेटा से बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो। और ये जो आपने मेरे को बात बताई कि लेबर कैसी होगी डिपार्टमेंट सी और ए में, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट बताया आपने कि क्वांटिटेटिव? सो क्वालिटेटिव। देखा, तो क्वांटिटेटिव डेटा से भी आप क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे तो डेटा कम है तो कम चीजें निकल के आएंगी इंटरप्रिटेशन, वरना ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिला। ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा हो? कह सकते हो क्या? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ना कई चीजें, प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद वो कुछ निकल के अलग ही आता है बाहर, आउटपुट। तो इनपुट के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है? ए में। ए सर ए में लग रहा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन, अगर हम टाइम को कंस्ट्रेंट ना माने, हम ये माने कि टाइम जो है सीधा सीधा वैल्यू एडिशन करता हो, तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो चेंज आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो डिपार्टमेंट ए में हो रहा है, और उसके बाद बी में, फाइनली सी में। लेकिन ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्योंकि कई बार कम टाइम में वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो जाता है। ऐसा भी होता है, कई बार बहुत टाइम लगाया लेकिन आउटपुट में बहुत चेंज नहीं आता, लेकिन एक छोटी सी आइटम आप करते हो कुछ देर काम और वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। ये तीनों आप ऐड कर दोगे, तीनों ऐड करने के बाद बेचे जा रहे हैं। सर आपने बोला वैल्यू एडिशन वाली बात, तो वैल्यू एडिशन तो ऐसे सी में भी तो हो रहा है, अगर अमाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो। अमाउंट के अकॉर्डिंग टाइम बताओ, उसमें स्पेंड कितना हो रहा है, पैसे के सर अकॉर्डिंग दे रहे हो? अगर नहीं सर, आपने बोला वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, तो अगर हम अमाउंट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सी में हो रहा है ना, और अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए में हो रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ सी में भी तो कह सकते हैं। हाँ, सी में ना आप पैसों के अकॉर्डिंग कह रहे हो, हाँ सर। कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ऑल्दो कॉस्ट इसमें फिर भी कॉम्बिनेशन भी लगा लोगे ना, तब भी कॉस्ट कम ही आ रही है, इसमें 80 आ रही है।
तो आपके कॉस्टिंग के हिसाब से भी बी और सी जो है इक्वल वैल्यू एडिशन करते हैं, बट ऐसा है नहीं। कई बार आपका जो प्रोसेस होता है बहुत छोटा होता है और वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा होता है उसमें। ये वैल्यू एडिशन का मतलब ना पैसे से इंक्रीमेंट मत समझो, उसकी वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है, कस्टमर के आंखों में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, जो आप अपना इकोनॉमिक्स में मेजर करते थे कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच लेके। मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कितनी बड़ी प्रोडक्ट की उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो हो सकता है ये भी गलत हो, क्योंकि कम टाइम में कई बार वैल्यू एडिशन ज्यादा हो जाता है और बहुत टाइम लगाने के बाद भी बहुत चेंजेस नहीं आते। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर आपको स्वेटर भी बुन रहे हो तो स्वेटर बुनने के बाद उसको आप कलरिंग करते हो, उसकी कलर्स में डालते हैं ना, वो पता नाम मैं भूल गया प्रोसेस का, चुनिया वगैरह तो बहुत होती हैं, उसको डिप करते हैं सिंथेटिक Dye. कलर्स में, डाइंग करते हैं उसकी। तो डाइंग का प्रोसेस ना टाइम बड़ा कम लेता है और होता भी कई बार चीप है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन कोई कुछ करता है ना तो डाइंग का प्रोसेस कर रहा होता है। और टाइम कंजम्पशन सबसे ज्यादा लगती है फैब्रिक को बनाने में, डीप करने में। और डाइंग का प्रोसेस क्या है, एक 15 मिनट का काम होता है, कई घंटे लगे आपको स्वेटर को बनाने में और कुछ मिनट लगे आपको उसको डाई करने में। कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका डिजाइन या उसका कलर? अगर कलर इंपॉर्टेंट है तो कम टाइम में वैल्यू एडिशन ज्यादा हुआ है उसके लिए। वैल्यू एडिशन को हम पैसे से इक्वेट नहीं कर सकते, यूटिलिटी से कर सकते हैं कि क्या यूटिलिटी उसके लिए बन रही है। एंड ऑब्वियसली फिर यूटिलिटी का प्राइस खुद वो डिटरमाइन करता है कस्टमर। ओके सर। ज्यादा ठीक जा रहे हैं वैसे हम इसमें, लेकिन जाना भी चाहिए। जब आप कॉस्टिंग असल में करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें के ऊपर देखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो टाइम बहुत ले रहा है लेकिन वैल्यू एडिशन कम है उसका, तो आप उसे निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ए बी सी में से कोई एक प्रोसेस निकालना हो तो आप कौन सा निकालना पसंद करोगे? ऐसा प्रोसेस आप निकालोगे जिसमें वैल्यू एडिशन सबसे कम हो रहा हो, ठीक है? अब वो वैल्यू एडिशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किससे कम हो रहा है। टाइम को जूम कर रहे हो तो टाइम सबसे कम हो रहा है यहाँ पे डिपार्टमेंट सी में, अगर टाइम वाइज करो तो। लेकिन वो अगेन एक assumption है, प्रोडक्ट पता ही नहीं हमें यहाँ पे है क्या, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? वही 4 चीजें, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन ओवरहेड्स। तो यहाँ पे मटेरियल्स और वेजेस हो गए हैं। क्या यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं? नहीं दे रखे। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी आपकी, फिर आपको ओवरहेड्स लगाने हैं। ओवरहेड कितने दे रखे हैं? रेट, यहाँ पे रेट निकालना पड़ेगा आपको। पहले केस में 1 रुपये रेट है, बाकी दोनों केस में 2 रुपीज रेट है। आवर्स आपको दे रखे हैं 60 × 1 60 आ जाएगा नीचे ओवरहेड्स में। और 40 आवर्स × 2 रुपीज 80 40, ये सब आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल आपको दे रखी होगी, वो आप निकाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। परसेंटेज वाइज दे रखा होगा, ये लिखा हुआ है। सेलिंग का प्राइस का 20% है और कॉस्ट का 25%। 4090 आएगा, 25% जोड़ के आपका फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, तो ये पास्ट डेटा के बेस पे बना है। सेकंड क्वेश्चन, ये स्टार्ट करते हैं, ये नहीं हुआ था। कौन रीड करेगा इसको? मोनिका, विल यू ट्राई? If anybody wants to give it a try, volunteer कर लो। I would call up your names. पूर्णिमा, Yes, sir. एक क्वेश्चन रीड करना। Yes, sir. ये क्वेश्चन रीड करो, इलस्ट्रेशन 8.2। Okay, sir. A work order for a 200 units of a commodity has passed through 4 different machine for which a machine are rate machine 1 for 1.25, machine number 2 2.50, machine number 3 3, the machine number 4 2.25.
The following expenses has been incurred on the work order: material 8,000, wages 500. Machine number 1 has been engaged for a 200 hour, machine number 2 160 hour, machine number 3 240 hours, machine number 4 130 hours. After the work order has been complete, material worth to rupees 400 are found to be surplus and are refunded to store. Office overhead used to be 40% of work cost, but account of all round rise in the cost of administration, distributions and sale, there has been 50% rise in office overhead expenditure. Moreover, it is known that 10% of production will have been scrapped as not being up to specialization, and sale proceed for a scrap output will be only 5% of the cost sale. If a manufacturer wants to make a profit 20% on the total cost of the work order, find out the selling price of the unit commodity ready for a sale. ठीक है, डीप ब्रेथ और मोर ओवर्स दोबारा पढ़ो, यहाँ पे गलतियां करी थोड़ा पढ़ने में आपने, मोर ओवर से पढ़ना दोबारा। Okay, sir. Moreover, it is knows that 10% of the production will have been scrapped as not being विल हैव टू बी, दोबारा स्टार्ट करो, गहरी सांस लो, बाबा रामदेव की तरह कपालभाति करके। will have to be scrapped is not being up to the specialization, sale proceeds for a स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन नहीं है वो। sorry specification, and the sale proceed for a scrapped output will be 5% of the cost of sale. And if the manufacturers want to make a profit 20% on the total cost of the work order, find out the selling price of the unit of commodity ready for a sale. वेरी गुड, ठीक है। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा करो, टाइम लेके इसको पढ़ो। अभी इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, आपने जो बोला क्वेश्चन के अंदर एक वर्क ऑर्डर की बात हो रही है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि क्वेश्चन है किसका, यहाँ पे कहीं लिखा है जॉब कॉस्टिंग, लिखा है कहीं क्या पूरे क्वेश्चन में? नो सर, नहीं लिखा। पता कैसे चलेगा जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है कि यूनिट कॉस्टिंग है? ये इससे पता सर ये चलेगा यूनिट वर्क ऑर्डर आया ना सर, जैसे ये यूनिट सर मैं ये कह रही यूनिट दे रखी है, तो मे बी ये यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। नहीं, यूनिट कॉस्टिंग का नहीं है, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग में कितनी मशीन के थ्रू पास हो रहा है बताना मेरे को एक बार। 4 मशीन के थ्रू हो सकता है। एक प्रोडक्ट अगर 8 मशीन के थ्रू पास हो तो कुछ और निकल के आए। जब आप शुगर केन को डालते हो तो उससे कई चीजें बन सकती हैं। सबसे पहले जैगरी बन सकता है। अगर आप 4 स्टेज के बाद उसको निकालते हो सकता है वो जैगरी बन जाए। 4 की बजाय उसको 8 स्टेज में डालते हो आप, तो वो शायद शुगर के क्रिस्टल्स बन जाए, फिर फाइनली पाउडर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जितना आप उसमें वैल्यू एडिशन करोगे वो चीज चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे ना, यहाँ लिखा है 4 मशीन के थ्रू पास हो रहा है, तो ये आपका एक हिंट है। और एक वर्क ऑर्डर नाम का एक बहुत बड़ा हिंट है कि ये जॉब की बात हो रही है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन है। अगर यहाँ पे वर्क ऑर्डर नहीं लिखा होता तो आप बोल सकते थे कि ये यूनिट कॉस्टिंग है। वर्क ऑर्डर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे 4 जगह से पास होगा, मशीन 1 2 3 4। मटेरियल सबसे पहले क्या देखना होता है हम लोगों को? मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस। कुछ दे रखा है यहाँ पे? मटेरियल और वेजेस दे रखे हैं? यस सर, दे रखे हैं। क्या मटेरियल्स कुछ वापस आए हैं? यस सर, आए हैं। 400 रुपए के वापस आ गए, 8000 के बेचे थे, कितना यूज हुआ फिर? 7600 और 500 के वेजेस। 7600 प्लस 500 कितना हो गया? प्राइम कॉस्ट 8100। ओके, अब आते हैं ओवरहेड्स के ऊपर। ओवरहेड्स कैसे लगेंगे? जिस मशीन से जितने घंटे यूज किया उतना हम टोटल करेंगे। कह रहे हैं मशीन हैज बीन एंगेज्ड फॉर 200 आवर्स। मशीन 1 में 200 घंटे लगे। क्या रेट है मशीन का? 1 का 1.25। 1.25। कितना अमाउंट हो जाएगा फिर ये? 250। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125, उसका डबल। 250 रुपीज कहाँ लगे हैं मशीन 1 में?
250 रुपीज लगे ना मशीन 1 में। मशीन 2 में कितने घंटे लग रहे हैं? 160 आवर्स। 160 hours. 2.5 से मल्टीप्लाई करो, उसको कितना बैठेगा? 400। क्या हुआ, कैलकुलेशन बड़ी स्लो है। ये तो फिंगर टिप्स में जाएगा कैलकुलेशन। यस सर 400। हाँ सर 400 ही आएगा। ठीक है। थर्ड मशीन पे कितने आवर लग रहे हैं? 240। 24 into 3 कितना होता है? 48 plus 24 72। 7200 रुपये लगेंगे इसमें। नहीं 720 रुपीज। ये आइए। फोर्थ मशीन में कितने आवर्स लग रहे हैं? 132 आवर्स। रेट क्या है? 2.25। ये कैलकुलेट करो। ये कितना आता है? 297। यस सर। 297 टोटल आपके पास क्या देगी? वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद ना आपको डिटेल देखनी पड़ेगी। वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं? ऑफिस ओवरहेड तो करते हैं क्या? ऑफिस ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है? हाँ दे रखी है। यहाँ लिखा है ऑफिस ओवर यूज्ड टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। पहले तो होते थे 40%, लेकिन अब क्या हो गया है? ऑन अकाउंट ऑफ राइज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर हैज बीन अ 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड। 50% बढ़ गए हैं। अगर 100 रुपए का पहले होता था आपका वर्क्स कॉस्ट, तो ऑफिस ओवरहेड कितने होते थे? 40। अभी 50% से बढ़ गए तो कितना हो गया? 60 हो गए। यानी कितना परसेंट? 60%। क्लैरिटी आई इसमें? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? सर एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया कुछ भी। इस लाइन को सुनो, क्या कहता है ये लाइन? क्या कहता है ये लाइन? कहती है ऑफिस ओवरहेड हुआ करते थे 40%। किसके? वर्क्स कॉस्ट के। अगर वर्क्स कॉस्ट 100 होगी तो ऑफिस ओवरहेड कितने होंगे? 40%. यानी 40 रुपीज। यस सर। 100 रुपीज वर्क्स कॉस्ट है तो 40 रुपीज आपके ऑफिस ओवरहेड हो गए। अब वो कह रहे हैं ऑफिस ओवरहेड ना 50% बढ़ गए हैं। 50% से बढ़ गए हैं। अगर 40 का 50% बढ़ाओ तो कितना होता है? 20। तो 20 बढ़ गए। 20 बढ़ गए तो टोटल कितना हो गया? अब ये 100 में से 60% हो गया। फिर ये तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसको। 60% है अब वर्क्स कॉस्ट का। वर्क्स कॉस्ट तो हम निकाल चुके हैं। ये हमारी वर्क्स कॉस्ट आई है। इसका 60% आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपके पास क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सेल प्रोसीड्स ऐड करेंगे, सेलिंग कॉस्ट अगर है तो। सेलिंग कॉस्ट दे रखी है क्या? ये तो हो चुका है। सेलिंग कॉस्ट नहीं दे रखी, तो अब ये सीधा आपका आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, कहा है इट इज नोन दैट 10% ऑफ द प्रोडक्शन हैज टू बी स्क्रैप्ड एज नॉट बीइंग अप टू द स्पेसिफिकेशन एंड द सेल प्रोसीड्स ऑफ द स्क्रैप्ड आउटपुट विल बी द 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यार 10% माल तो खराब निकलेगा। अगर 10% खराब निकलेगा तो क्या करेंगे? यूनिट्स घटा देंगे। 200 यूनिट्स में से कितनी यूनिट्स खराब हो जाएंगी? 10%. कितनी यूनिट्स होंगी उसकी? Sir 20. ठीक है, 20% जो आप 20 यूनिट्स जो है वो खराब हो जाएंगी आपकी। 20 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आई है वो निकालनी पड़ेगी हमें। और उनको कह रहा है जो भी कॉस्ट आएगी ना उसका 5% ही आप स्क्रैप में मिल ले पाओगे उसका कॉस्ट। 95% प्राइस नहीं मिलेगा उसका। जो भी आपने उस पर स्पेंड किया है 95% तो कॉस्ट आपकी लॉस हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसका 5% आप स्क्रैप वैल्यू ले पाओगे। तो अगर 5% वैल्यू देखनी है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि इन 20 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, कितनी प्राइस होगा इनका। ये जो प्राइस है 15,627, ये कितनी यूनिट्स का है? 100 200. 200 यूनिट्स का है। 200 हाँ 200 200 यूनिट्स का आपको निकालना पड़ेगा 10%। इसका 10% पहले निकलेगा क्योंकि 10% लॉस हो रहा है ना, तो उन्होंने सीधा कर दिया है। कितना हो गया 10%? इसका निकाल लोगे फिर 5% निकालोगे, क्योंकि जो भी आपका आंसर आएगा उसकी 5% की वैल्यू मिलने वाली है आपको। तो 78 रुपीज आपके कम हो जाएंगे।
बाकी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी कॉस्ट आएगी 190 यूनिट्स की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 200 यूनिट्स। यहाँ पे आई डोंट नो इन्होंने क्या जूम किया है, इन्होंने शायद ये जूम कर लिया है कि इनिशियली जो आपकी आउटपुट था ना, आउटपुट इन्होंने 200 माना है इनपुट की वजह है, तो ये भी ठीक है, आउटपुट तो 200 होना चाहिए। तो अगर आउटपुट 200 है तो इनपुट कितना होना चाहिए? अगर 200 यूनिट्स निकल के आ रही है आपके पास आउटपुट, इनपुट कितना रहा होगा? लेकिन उसमें से तो 20% खराब स्क्रैप हो गए ना। 10% स्क्रैप हो गया। हाँ सर 10%। अगर 10% स्क्रैप हो गया तो बाकी बचा कितना हो गया? 180। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। ये दो सिचुएशन है। एक तो ये सिचुएशन है कि हम इनपुट 200 ले रहे हैं और 180 यूनिट बची है हमारी, 10% खराब हो गई, ठीक। इसमें इनपुट कितना है? 200, आउटपुट कितना है? 180। ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें आउटपुट 200 चाहिए, तो इनकी इनिशियली यूनिट कितनी होंगी? कितनी यूनिट्स इनके पास होंगी? जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा प्रोसेस, इतनी यूनिट्स इन्होंने बनानी शुरू की होंगी और 10% का लॉस हो गया, तो बाद में कितनी बच रही है? 200। तो इंटरप्रिटेशन की बात है, इन्होंने ये बोला है कि आउटपुट 200 है। अगर आप ये एज्यूम करते हो तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इनको आउटपुट चाहिए 200, इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा है। पर क्वार्टर जो आया है कस्टमर ने 200 मांगी है यूनिट, तो आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि लॉस के बाद 200 बचेंगी, ठीक है। कस्टमर ने मांगी 200 है, तो यहाँ पे ये जूम कर ले कि 200 गई थी, 180 बचे, वो गलत हो जाएगा। कस्टमर को 200 यूनिट्स चाहिए, तो आप ये जूम करना कि 222 यूनिट्स डाली थी। अब यहाँ पे यूनिट्स को इसलिए कैलकुलेट नहीं किया, सीधे 10% निकाला, उसका 5% वैल्यू हटा दी, ये आपके पास प्राइस आ गया। कॉस्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? कह रहे हैं द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो 20% लगा देंगे इसका, 20% आप जोड़ लेना, 20% अराउंड नहीं आएगा, प्राइस आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 200, प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। विदाउट क्वेश्चन में? हेलो, ठीक है, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो एक काम करते हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बैच कॉस्टिंग कवर करेंगे। अब बैच कॉस्टिंग के बारे में आपको ब्रीफ दे चुका हूँ, दिया बैच कॉस्टिंग के बारे में नहीं दिया, प्रोसेस कॉस्टिंग बताया था मैंने, ओके। तो बैच कॉस्टिंग में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। वैसे बैच कॉस्टिंग पढ़ा है किसी ने? कहीं बैच सुना है नाम? कभी कोई प्रोडक्ट लिया हो, उसके पीछे लिखा हो बैच नंबर, ये यस सर, होता है बैच नंबर। किसमें सुना है? किसमें सुना है? बहुत चीजों में होता है, खाने की चीजों में भी होता है। खाने की कुछ चीजों में होता है, जैसे आपका ब्रेड पे आपको देखने को मिलेगा, फ्रूटी के पैक में भी होता है, फ्रूटी में भी होता है। बैच का मतलब होता है एक लॉट। पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होती रहती है, फिर 4-5 दिन प्रोडक्शन होने के बाद एक बैच निकलता है, उसको हम बोलते हैं कि ये बैच फलाने मंथ का बैच है। तो ये बेसिकली आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखने को मिलेगा। जितने भी मेडिसिन की दुकानें हैं, वहाँ पे आप जब दुकान पे खरीदोगे सामान तो वो बैच में आती है, ठीक है। तो बैच में क्या होता है, बैच में एक साथ ही चीजें प्रोसेस होती हैं। तो बैच कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं इसको? होता कई बार ये है कि मशीन आपके पास ना लिमिटेड होती है। जैसे आपके पास 3 मशीन हैं, 1, 2 और 3। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उनको पता होता है हमारी डिमांड तो अलग अलग आएगी, इन मशीन्स के ऊपर मेडिसिन M1 बन सकती है, मेडिसिन 2 बन सकती है और मेडिसिन 3 बन सकती है। और हर मेडिसिन को, मेडिसिन लिख देता हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। हर मेडिसिन को तीनों ही मशीन्स का यूज करना पड़ता है बनने के लिए, बनाने के लिए तीनों मशीन यूज होती है। कैसे, क्यों बैच बोलते हैं फिर सोचो उसको?
ठीक है, होता ही है। डिमांड आई मेडिसिन ए की, क्या बनाओगे अभी? एक टाइम पे एक ही चीज बन सकती है, क्या बनाना पसंद करोगे? जिसकी डिमांड आ रही है। तो पहले क्या सर करेंगे आप? पहले मेडिसिन 1 को बनाएंगे, ठीक है, फिर आप रुक जाएंगे, फिर आप प्रोडक्शन को बंद कर देंगे, मेडिसिन ए बंद हो जाएगी। जैसे एप्पल में आपने मेडिसिन 1 तो बहुत बन चुकी है, स्टॉक पड़ा है। अब क्या करते हैं हम? नेक्स्ट जो डिमांड आ रही है ना, वो मेडिसिन सी की आ रही है, जो स्टॉक खत्म हो रहा है आपका। तो आप क्या करेंगे? मेडिसिन सी बनाएंगे, मेडिसिन 2, इन तीनों मशीन्स पे। आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? मेडिसिन मई के मंथ में मेडिसिन 1 नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 3 बनेगी, ना 2 बन रही है ना 1 बन रही है। फॉल्ट पे है सब कुछ, इसीलिए इसको बैच बोलते हैं। क्लियर? ये बैच कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं? बैचेस की जरूरत क्यों पड़ती है? फार्मास्यूटिकल में तो यही सीन रहता है। बाकी ब्रेड वगैरह में एक अलग चलता है रीजन। फार्मास्यूटिकल का रीजन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। वो कोई भी चीज़ ना स्टॉक में बनाते हैं एक साथ, उसको स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाकी मशीन को फिर यूज करते हैं दूसरी मेडिसिन बनाने के लिए। क्योंकि कोर कंपोनेंट जो होते हैं ना इनके, वो सेम होते हैं। मोल्डिंग करने का काम, उसको शेप देने का काम, कैप्सूल से तो फिलिंग का काम, तो वो कॉमन रहता है। इसलिए मशीन भी कॉमन होती है मेडिसिन के लिए। कुछ एक आध मशीन हो सकता है स्पेसिफिक हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मशीन होती है कॉमन रहती है। सर आपने बोला कि कहते हैं जैसे पहले वो मेडिसिन 1 की जरूरत थी तो हमने 1 बनाई, 2 नहीं बनेगी, मतलब जिसकी जरूरत है वही बनेगी। हाँ तो सर ऐसा भी तो होता है डिमांड एक साथ 2 मेडिसिन की हो सकती है तो बनेगी ना फिर? वो भी बैच में बनेगी। फर्स्ट 15 दिन में ये बनाएंगे लोग ये वाली, और सेकंड 15 डेज में ये बनाएंगे। या 3 दिन प्रोडक्शन इसकी, 3 दिन इसकी। ओके सर। उसको साथ साथ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि प्रॉब्लम आती है मिक्सिंग करने का, उसको शेप देने का। थोड़ी एडजस्टमेंट, कस्टमाइजेशन इन मशीन में पॉसिबल होती है। और इससे मेडिसिन की बात नहीं है, मैं आपको एक और बताता हूँ। एक और कंपनी है तो ऐसे ही करती है, वो है रॉयल एनफील्ड। इसमें मेरा खुद एक्सपीरियंस भी रहा है। तो ये पता क्या करेंगे? अगर क्लच प्लेट की डिमांड आ रही है तो क्लच प्लेट बनाएंगे पहले, उसके बाद वायरिंग की डिमांड आ रही है तो वायरिंग बनाएंगे पूरी बाइक की। तो ये भी प्रोसेस जो है ये पार्ट्स में करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं इनको कॉस्ट सेव होती है। अगर एक ही टाइम पे ये लोग डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे ना, 5-5 पार्ट बना रहे हैं एक साथ ही, तो इनको डिफरेंट मशीन्स लेनी पड़ेंगी। सपोज करो इसके अच्छा एग्जांपल समझ में, में आ गया सर अब। और सर पर लेकिन जैसे डिमांड जो मतलब डिमांड कर रहा है उसको बहुत पहले बताना पड़ेगा ना मेडिसिन वालों को कि हमें ये इतना ये वाली प्रोडक्ट चाहिए जो भी है। ये ना एस्टिमेशन पे चलता है, एस्टिमेशन पे चलता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। कई बार तभी तो शॉर्ट हो जाती है, चीजें मिलती नहीं है कई महीने, ऐसा होता है। कई मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है, ऐसे ही कुछ जो पार्ट होते हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर आप तीनों मेडिसिन को एक साथ बनाते हो तो आपको तकरीबन 3 मशीन लेनी पड़ेगी। मशीन 1 के 3 पीसेस लेने पड़ेंगे, मशीन 2 के 3 पीसेस लेने पड़ेंगे, 3 के भी 3 लेने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए यही होता है कि एक टाइम पे एक मेडिसिन को आप प्रोसेस करो। ओके सर। नो सर। अब हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे अब सीधे इसका। तो क्वेश्चन के ऊपर है डिस्कस करेंगे। 411 है, 420 22 पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।